नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईरान और दिग्गज देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक परमाणु समझौता। अमेरिका में अगले साल होंगे राष्ट्रपति चुनाव, लेकिन अभी से शुरू हुआ चुनाव प्रचार। और क्या प्लूटो ग्रह पर बसेंगी इंसानी बस्तियां? लंबे अरसे से चला आ रहा इंतजार खत्म हो गया है। ईरान की परमाणु गुत्थी सुलझ गई है। दुनिया की 6 महाशक्तियों, जिन्हें P5+1 के नाम से जाना जाता है, उनके और ईरान के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हो गया है। अब ईरान पर लगी पाबंदियों में ढील दी जा सकती है और उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध भी हट सकते हैं। ईरान और दूसरी बड़ी ताकतों के बीच टकराव खत्म होने से भारत को भी खासा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रतिबंधों के चलते ईरान से तेल खरीदना भारत के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका ईरान समेत दुनिया भर के तमाम मुल्कों को इंतजार था। ईरान और सुपर पावर देशों के बीच परमाणु समझौते पर मोहर लग गई है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इस समझौते को अमली जामा पहनाया गया। ईरान के साथ बातचीत में शामिल थे अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड और जर्मनी। इस समझौते के ऐलान के साथ ही ईरान में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में कमी दर्ज की गई। मुझे बहुत खुशी है कि हम ये ऐतिहासिक समझौता करने में कामयाब रहे। पूरी दुनिया के सामने ईरान की छवि और बेहतर हुई है। हम विदेश मंत्री जावेद ज़रीफ को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनकी वजह से हमें ये कामयाबी हासिल हुई। हमें इस पल का कब से इंतजार था। हमारी इतने बरसों की मेहनत रंग लाई। अब हमारा मुल्क और तेजी से तरक्की कर सकेगा। ईरान और दूसरे देशों में बातचीत का ये लंबा दौर इसलिए चला क्योंकि अमेरिका और उसके साथियों को ऐसा लगता है कि ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की आड़ में न्यूक्लियर बम बना रहा है, जबकि ईरान बार बार ये दावा करता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली हासिल करने के लिए है। अब समझौते के मुताबिक यूरेनियम या दूसरे रेडियोएक्टिव पदार्थ की शुद्धता केवल इतनी रखी जाएगी कि उसका प्रयोग ऊर्जा जरूरतों और रिसर्च के लिए किया जा सके। हालांकि समझौते के बावजूद बहुत से छोटे छोटे मुद्दों पर बात अभी भी अटकी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ये मसले भी हल कर लिए जाएंगे। I believe this is a historic moment. We are reaching an agreement that is not perfect for anybody, but it is what we could accomplish, and it is an important achievement for all of us. समझौते के बाद ईरान पर लगी पाबंदी हटने से वो दूसरे मुल्कों के साथ हथियार खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। इसके अलावा ईरान के पास तेल और गैस के भंडार हैं और वो अपना तेल आसानी से बेच सकता है। बात अगर भारत की हो तो उसके लिए ये खबर राहत के झोंके की तरह ही है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। इसके लिए वो काफी हद तक सऊदी अरब पर निर्भर है। ईरान पर पाबंदी हटने से भारत के लिए विकल्प बढ़ जाएगा। ईरान के साथ भारत के शुरू से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं और उससे तेल खरीदना भारत के लिए सस्ता पड़ता है। जाहिर सी बात है कि इस समझौते के बाद भारत की इकोनॉमी में भी बेहतरी आने की उम्मीद है। Mentally, it will have a lot of good effects on the people, on their feelings, on their social thinking, and on the way others will think about Iran. ईरान और वर्ल्ड पावर के बीच एग्रीमेंट का जहां दुनिया के तमाम देशों ने स्वागत किया है, वहीं कुछ देश इससे नाराज भी हैं। सऊदी अरब और उसके सहयोगी मसलन कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई ईरान को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और वो इस समझौते से खुश नहीं है। इजराइल को भी ये समझौता फूटी आंख नहीं भा रहा है
और उसने इसे ऐतिहासिक समझौता नहीं बल्कि ऐतिहासिक गलती करार दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर इजराइल अकेला पड़ गया है और उसे अपने खास सहयोगी अमेरिका का भी साथ नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये वक्त ईरान के लिए जश्न का है और दुनिया के अन्य मुल्कों के लिए भी। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। चुनाव के मद्देनजर अमेरिका की दो प्रमुख पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने कमर कस ली है। हालांकि चुनाव अगले साल नवंबर में है, लेकिन वोटरों को लुभाने की कवायद अभी से जोर पकड़ रही है। जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हिलरी क्लिंटन की दावेदारी तय है, वहीं रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर चल रही है। अमेरिका में साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। ये चुनाव ऐसे वक्त पर होने जा रहे हैं जब ओबामा की करिश्माई छवि धूमिल हो चुकी है। ऐसे में विरोधी रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में शुरुआती लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हिलेरी से टक्कर आखिर कौन लेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि जेब बुश से लेकर स्कॉट वॉकर तक और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बर्नी सैंडर्स तक के बीच मुकाबला जारी है। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए 15 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ये तादाद जल्द ही और बढ़ सकती है। After a great deal of thought and a whole lot of prayer, we are so honored to have you join with us here today as we officially announce that we are running to serve as your President of the United States of America. सन 2012 में जब बराक ओबामा ने मिट रोमनी को हराया था, तब से लेकर अब तक स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। अमेरिकी अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जहां अमेरिका अपने रक्षा खर्चों में कटौती के लिए तैयार है, वहीं सेना में भी बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना है। हालांकि हुकूमत का ये कदम अगले साल होने वाले चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चुनावी दौड़ में शामिल जेब बुश ने कहा है कि अमेरिका बिना मजबूत सेना के दुनिया की अगुवाई नहीं कर सकता। हालांकि सत्ता में शामिल लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। The army end strength reductions are the ones that we embarked on about 5 years ago, that were planned in association with the winding down of the wars in Afghanistan and Iraq. So it's a reshaping of the force. We're trying to do it in a measured and steady way, but that's where we're going. And we're doing it for strategic reasons because we want to reallocate resources in other ways, and I'll come back to them in a minute. अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदारी हासिल करने के लिए भारतीय मूल के बॉबी जिंदल भी कूद पड़े हैं। हालांकि अपने आप को भारतीय मूल का कहलाए जाने से बॉबी को परहेज है और वो खुद को इंडो अमेरिकी नहीं, सिर्फ अमेरिकी मानते हैं। बॉबी ने तो ये तक कह डाला कि भारतीय और वियतनाम मूल के लोग अमेरिका में नेतृत्व के भूखे हैं। बॉबी जिंदल के इस तरह के बयान ने अमेरिका में रहने वाले दूसरे भारतीयों को नाराज कर दिया है। I am governor of the great state of Louisiana, and I am running for president of the greatest country in the world, the United States of America. It's time for the folks in Washington to admit the truth. You can't grow the economy and the government at the same time. It is an either-or choice. Now, Hillary Clinton, she wants to grow the government in Washington. We want to grow the real economy out here in America. अवाम तक पहुंचने के लिए अमेरिका की दोनों पार्टियां यानी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स मसलन ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब का सहारा ले रही हैं। अवाम को अपने पक्ष में करने के लिए बड़े बड़े दावों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चुनाव में तो अच्छा खासा वक्त बचा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये चुनावी मुहिम और तेज होगी। अब बारी है हमारे सेक्शन खबरें सुपरफास्ट की।
पाकिस्तान में क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान एक नई मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इल्जाम है कि उनकी पत्नी रेहाम खान की डिग्री नकली है। रेहाम ने लिंकनशायर के जिस कॉलेज से जर्नलिज्म की डिग्री हासिल करने का दावा किया था, वहां तो दरअसल पत्रकारिता की पढ़ाई ही नहीं होती थी। कॉलेज के रिकॉर्ड में भी रेहाम का नाम नहीं है। इस खबर के बाद से ही फेक डिग्री का मामला एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के तमाम नेताओं के पास फर्जी डिग्री होने के इल्जाम लगते आए हैं। दुनिया के तमाम देश हर साल बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से जूझते हैं। भारत में भी ये समस्या बेहद आम है। इसके विपरीत जब बरसात का मौसम चला जाता है तो पानी की कमी हो जाती है। कुछ बरस पहले तक टोक्यो भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इसका हल निकाला गया। यहाँ बड़े बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंकर बनाए गए हैं। इसकी शुरुआत 2007 में हुई। अब भारी बरसात में भी यहाँ सड़कों पर पानी जमा नहीं होता। यहाँ सड़कों के नीचे बहुत से अंडरग्राउंड टनल बनाए गए हैं, जिनसे होते हुए पानी साफ किया जाता है और इसे लोगों तक मुहैया कराया जाता है। हाल ही में यहाँ एक टेक्नोलॉजी एक्सपो लगाया गया। इसमें तमाम कंपनियों ने अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। बहुत से प्रोडक्ट तो ऐसे थे जिनका लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था। कई आविष्कार ऐसे हैं जिन्हें नेक्स्ट जनरेशन आविष्कार माना जा रहा है। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे यूनान को फौरी तौर पर राहत मिलती दिखाई दे रही है। यूरोपीय संघ यूनान को तीसरी बार बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसके लिए यूनान को कड़े आर्थिक सुधार लागू करने होंगे। इन शर्तों को मानने की वजह से यूनान की हुकूमत पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 30 से अधिक सांसदों ने यूरोपीय संघ की शर्तें मानने के लिए प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास का विरोध किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि यूनान की संसद ने बेल आउट से जुड़ी शर्तों को मंजूरी दे दी है। आबादी के लिहाज से बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश तेजी से तरक्की करने वाले देशों में शुमार हो रहा है। कंस्ट्रक्शन पर खासी तवज्जो दी जा रही है। बांग्लादेश की मार्केट में तमाम देश अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्हें मालूम है कि सस्ते लेबर की वजह से बांग्लादेश एक आकर्षक डेस्टिनेशन है। जापानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां भी बांग्लादेश में तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। खास बात तो ये है कि यहाँ काम कर रहे लोग बंगाली भाषा सीखने पर भी खासा जोर दे रहे हैं। इसकी वजह से इन कंपनियों में बांग्लादेश का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां भी तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। तरक्की करते बांग्लादेश में हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी काफी फल फूल रही है। बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं जो कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर रही हैं। विकासशील देशों में बड़े देशों की कंपनियों का अपना भविष्य ज्यादा सुरक्षित दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रोथ की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संभावना जताई है कि एड्स महामारी 2030 तक समाप्त हो जाएगी। एडिस अबाबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संयुक्त राष्ट्र के बड़े अधिकारियों ने कहा कि हमने इस बीमारी को खत्म करने की दिशा में जो लक्ष्य रखे थे उसे पूरा कर लिया गया है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ लोग जीवन रक्षक HIV उपचार ले रहे हैं। UN एड्स से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारत उन 5 देशों में शामिल है जहां एड्स के मरीज बड़ी तादाद में हैं, लेकिन भारत ने भी इस बीमारी के खात्मे के सिलसिले में पुरजोर प्रयास किए हैं। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। मंगल के बाद अब वैज्ञानिकों की नजरें प्लूटो पर गड़ी हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ऐलान किया है कि उसका अंतरिक्ष यान 9 साल के सफर के बाद प्लूटो के पास से गुजर रहा है। धरती से प्लूटो की दूरी तकरीबन 4.7 अरब किलोमीटर है। फिर भी अंतरिक्ष यान से 4.5 घंटे में सिग्नल नासा के सेंटर तक पहुंच गए। नासा के वैज्ञानिक इस पल की लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहे थे। ये मौका था अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन के
सौर मंडल में सबसे दूर के ग्रह प्लूटो के बिल्कुल करीब पहुंचने का। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अब इस अनोखे ग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। सूरज से काफी ज्यादा दूरी पर स्थित होने की वजह से प्लूटो बेहद ठंडा रहता है। इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहाँ किसी किस्म के पौधे या जीव जंतु का जीवित होना बेहद मुश्किल है। Pluto is an incredible new world, and we're the first ever to see it as the Pluto New Horizons spacecraft zipped by Pluto, and the best is yet to come. प्लूटो तक पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इस मिशन की सफलता ने साबित कर दिया कि नासा को दुनिया का बेहतर अंतरिक्ष संस्थान क्यों माना जाता है। ऐसे वक्त में जब तमाम देश अंतरिक्ष में अमेरिका की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, नासा का यह मिशन काफी महत्वपूर्ण था। Once again, we've achieved a historic first. The United States is the first nation to reach Pluto. And with this mission, we have visited every single planet in our solar system. दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी तस्वीरों के जरिए प्लूटो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में लगे हैं। ऐसे वक्त में जब मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी चल रही है, चांद पर खेती के बारे में रिसर्च हो रहा है, तब आने वाले वक्त में प्लूटो पर भी इंसानी कदम पड़ सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्लूटो के बारे में नई जानकारी मिलने से वैज्ञानिकों ने इस बारे में सोचना भी शुरू कर दिया है। अब पेश है हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। किम कार्डेशियन तो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उनके जरिए खिंचवाई गई फोटोग्राफ्स अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन उनकी सौतेली बहन केंडल जेनर लोकप्रियता की रेस में किम से भी आगे निकलती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में केंडल ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड की, जिस पर एक महीने के अंदर 27 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा लाइक्स का रिकॉर्ड किम कान्ये की वेडिंग फोटो का था, जिसे 24 लाख लाइक्स मिले थे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आजकल सेलिब्रिटीज अपने करियर के अलावा ज्यादा प्रॉफिट कमाने और खुद को मसरूफ रखने के लिए कुछ अलग बिजनेस भी कर रहे हैं। कुछ शौकिया तौर पर कर रहे हैं, तो कुछ अपने करियर के साथ साथ इन सब में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। अब रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर को ही देखिए, उन्होंने खुद की ब्यूटी वेबसाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया है। काइली इसके जरिए अपने सौंदर्य के नुस्खे साझा किया करेंगी। 17 वर्षीय काइली ने फोटो साझा करने वाली वेबसाइट इंस्टाग्राम पर घोषणा की है कि वो अपने सौंदर्य के राज और नुस्खों का खुलासा अपनी वेबसाइट पर किया करेंगी। आजकल शादी के नाम पर सेलिब्रिटीज कुछ अलग अंदाज अपना रहे हैं। वो सिंपल शादी नहीं, बल्कि अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं ताकि सेलिब्रिटीज के नाम पर कुछ अलग ही करिश्मा कर सके। दरअसल पिछले कई दिनों से दुनिया भर की सैर कर रहे मारिया कैरे और जेम्स पैकर जल्द शादी के बंधन में बंधने की तैयारी में है। पैकर ने मारिया से वादा किया है कि वे उनके लिए इटली के कैप्री आइलैंड पर एक बड़ा और आलीशान घर खरीदेंगे। इसके बाद वो अपनी शादी की रस्में वहीं पूरी करेंगे। मशहूर पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक न्यूड पिक अपलोड करने के लिए माफी मांगी है। दरअसल कुछ दिनों पहले बीबर ने अपनी एक तस्वीर अपलोड की थी, जिसमें वो एक नाव पर बिना कपड़ों के दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इस फोटो को हटाते हुए कहा कि ये छोटे उम्र के फॉलोअर्स के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल बीबर ने तो ऐसी फोटो अपलोड करने के लिए गलती मान ली है, लेकिन ऐसी गलती करने वाले दूसरे सितारे क्या बीबर की राह पर चलने का हौसला दिखाएंगे? पॉप सिंगर मडोना जाने अनजाने एक नए विवाद में फंस गई हैं। मडोना ने 2 बच्चे गोद लिए हैं। इन दोनों अश्वेत बच्चों के साथ मडोना ने इंस्टाग्राम पर फोटो डाल दी। इस फोटोग्राफ में दोनों बच्चों को
मडोना के पैरों की मालिश करते दिखाया गया है। इसके बाद से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मडोना की जबरदस्त आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि मडोना ने बच्चों को नहीं बल्कि अफ्रीका से गुलामों को गोद लिया है। बहुत से लोगों ने इस मामले को नस्ल भेद से भी जोड़ दिया है और कहा है कि मडोना बच्चों के रंग की वजह से इनके साथ भेदभाव कर रही हैं। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।